अब हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड। कंपनी एक्ट 2013 का जो बैलेंस शीट है उससे रिलेटेड है। अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से नहीं जानते हैं तो पहले आप बैलेंस शीट से रिलेटेड जो फॉर्मेट का वीडियो है उसको देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन 100% आप सही कर जाएंगे। अगर आप उस वीडियो को बिना देखे इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन आपसे हमेशा गलत ही होंगे। तो इसलिए पहले आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लायबिलिटी। जब नीचे का जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। कौन सा नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है, नॉट लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है और करेंट लायबिलिटी में क्या आता है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी की पहले लिस्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों आते हैं। इसके साथ साथ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी यहीं आता है, और जो लास्ट आता है वो है अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये 4 पॉइंट हमारे नॉन करेंट लायबिलिटी से हैं। करेंट लायबिलिटी से क्या है, तो करेंट लायबिलिटीज में हमारा आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स और अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या क्या मिल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें से किसको हम नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग की अगर बात करें तो इसको हम नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन करेंट लायबिलिटी का ही पार्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की बात करें तो ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी का ही पार्ट है, इसको भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो वो भी इसी का ही पार्ट है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या हम इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम बैंक ओवरड्राफ्ट को नॉन करेंट लायबिलिटीज के रूप में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका रीजन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग का आइटम है। तो क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट के भी बारे में समझा देते हैं आपको, ताकि आप उससे भी अवेयर हो जाएं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस ने अपने बैंक में जमा किया हुआ अमाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, व्हेन एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम हिज बैंक इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। जितना अमाउंट आप अपने बैंक से ज़्यादा निकालते हैं उसी एक्सेस मनी को ही बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक करंट अकाउंट पे देती है, बाकी अदर अकाउंट पे नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट पे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, और वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, नॉट अ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए।
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो गया तो हम कह सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करेंट लायबिलिटी से रिलेट करता है। और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाइड नहीं होगा, तो यही नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाइड नहीं होगा, बाकी तो सब हो रहे थे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो बना हमारा क्या बन गया, डी। ये हो रहा था इसलिए आंसर नहीं बना, ये हो रहा था इसलिए नहीं बना, ये हो रहा था इसलिए नहीं बना। मतलब ए बी सी क्लासिफाइड एज ए नॉन करेंट लायबिलिटी थे, इसलिए वो ऑप्शन नहीं हुए और हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है बेशक पूछ लीजिए, मन में दबा के न रखिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। और क्या पूछा है पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक शॉर्ट समरी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। विथ रिस्पेक्ट टू एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले क्वेश्चन के सेंस को आराम से समझिएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है, जिसको हिंदी में देखिए बोला भी है, आय और व्यय खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो अगर इसका आंसर आपको देना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान गए तो फिर ये आंसर देना आपके लिए आसान होगा। पहला, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रिपेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जैसे बनाया जाता है ठीक उसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी बनाया जाता है, पहला। दूसरा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है, रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तीसरा, ऑल रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद इन 12 मंथ या ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स ओनली ड्यूरिंग द ईयर का जितना इनकम और एक्सपेंस होगा उसको दिखाएंगे। फोर्थ, कैश या फिर नॉन कैश दोनों ही इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। अगला, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी कैपिटल में प्लस करके, और यहाँ पे सरप्लस एंड डेफिसिट को भी हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी कैपिटल फंड में प्लस या माइनस करके। सरप्लस होगा तो प्लस होगा कैपिटल फंड में, डेफिसिट होगा तो माइनस होगा। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में है कि इट हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस। पहला ऑप्शन है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो बताइए क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बंद किया जाता है तो उसका
या तो सरप्लस निकल के आता है या तो डेफिशिएट निकल के आता है। चाहे सरप्लस आए चाहे डेफिशिएट आए, उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में। कहाँ पे जोड़ देते हैं? कैपिटल फंड में ले जाके प्लस या माइनस करते हैं, जैसा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट ईयर जब हम फिर से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के इनकम को और नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू को लेकर के फिर बनाया जाता है और फिर सरप्लस या डेफिसिट आता है। जो भी सरप्लस या डेफिसिट आता है उसको ला करके फिर कैपिटल फंड में उसी साल जोड़ दिया जाता है। उसके आगे के साल में फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो अगले साल के जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं बस उसी को दिखाते हैं और फिर सरप्लस या डेफिसिट आता है, फिर उसको भी कैपिटल फंड में ला करके जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस शो नहीं होता है। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि नीचे के जो स्टेटमेंट हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है ना। तो आपका आंसर यही हो गया। बाकी की भी बात कर ले। कैपिटल रिसीव्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। कैपिटल रिसीव्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट का मतलब ये हो गया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब बनाया जाता है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल रिसीप्ट जो होता है उसे नहीं लिखा जाता है। सही बात है, सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही लिखा जाता है, कैपिटल रिसीप्ट को नहीं लिखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये आंसर आपका किसके बिहाफ में है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बिहाफ में है। आपसे पूछा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बिहाफ में कौन सा गलत है? ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल रिसिप्ट को नहीं दिखाते हैं, तो ये आंसर तो ही नहीं सकता। जो विरोध कर जाए तो विरोध यही कर रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। सी है, इट इज़ लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को ठीक उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्ट में ये आंसर देता है। लास्ट है नन ऑफ दीज, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। तो ऊपर में से तो ये तो सही हो गया ना, फिर नन ऑफ दीज आपका कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, इट हैज ऑन ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? कोई भी डाउट तो आप अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है उन चारों ऑप्शन में से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक है, तो पहला है रेंट रिसीप्ट। अब सोचिए, कोई भी इंटरप्राइज हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो और चाहे प्रॉफिटेबल हो, रेंट तो मंथली बेसिस पे मिलेगा कि है कि अलग से 10-20 साल का रेंट आपको इकट्ठा मिल जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पर्सन आपको 10-20 साल का किराया एक ही बार दे दे या पूरे जीवन का किराया एक बार दे दे? तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब रेंट मंथली बेसिस पे मिलेगा, और जो मंथली बेसिस पे मिलेगा तो इसका मतलब वो साल भर में 12 बार मिलेगा। तो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर रिपीट हो रहा है तो कौन सा नेचर का हो गया? रेवेन्यू। तो ये आपका हो गया रेवेन्यू नेचर का। तो ऑप्शन ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि पूछा कि कैपिटल रिसीप्ट कौन है। तो पहला तो क्या बन गया? रेवेन्यू, तो वो तो ऑप्शन कट गया। दूसरा क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लोग चंदा देते हैं। क्या देते हैं? चंदा। चंदा हर साल दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे नवरात्र के समय में दुर्गा पूजा बैठाया जाता है। उस कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी लोग उस दुर्गा जी की मूर्ति को बैठाने के लिए हर साल चंदा देते हैं, हर साल पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो हर साल कर रहे हैं ना, तो वो भी किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का। क्वेश्चन पूछा है कि जो ये 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है? तो फिर दूसरा तो कैपिटल रिसिप्ट बना नहीं, ये भी कट गया।
सी में है लाइफ मेंबरशिप फीस। आप सोचिए उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स वहाँ की सदस्यता बनाए रखने के लिए पूरे जीवन का एक बार पैसा दे दिए। जैसे जितनी पॉलिटिशियन पार्टियां हैं वो पॉलिटिशियन पार्टी देखते हैं कि अपना सदस्यता अभियान चलाते हैं। जो भी पर्सन उस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है वो पर्सन जो भी अमाउंट दे करके सदस्य बनना चाहते हैं वो अमाउंट दे देते हैं, तो वो उस पार्टी के सदस्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं पार्टी उनसे फिर कहती है भैया आप पैसा दो नहीं तुम्हारा हम सदस्यता से नाम काट के हटा देंगे, ऐसा नहीं है। एक बार दीजिए, जीवन भर के लिए सदस्य बन जाइए। तो फिर ज़रा सोच के बताइए क्या वो पार्टी उस सदस्य से बार बार पैसा पा रहा है? क्या पार्टी बार बार पैसा नहीं पा रही है, बल्कि एक बार उस सदस्य ने पार्टी को पैसा दे करके सदस्यता ले लिया, फिर दोबारा पैसा नहीं देना है। तो यही कौन सा नेचर का बना? कैपिटल नेचर। ऑप्शन नंबर सी कौन सा बन गया? कैपिटल नेचर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है कि कैपिटल रिसिप्ट कौन है, तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सा बना? सी, लाइफ मेंबरशिप फी। लास्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को बोलते हैं प्रवेश शुल्क। जैसे जब कोई फंक्शन कराए जाते हैं तो आप टिकट लगा देते हैं कि जो भी इस फंक्शन को देखने आएगा इतना पैसा पे करेगा तो गेट के अंदर एंट्री होगी, नहीं तो उसको गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। तो वो एंट्रेंस फीस के नाम से हो गया। जितनी बार लोग आएंगे उतनी बार एंट्रेंस फीस देंगे, तो फिर ये तो बार बार मिलेगा। और बार बार मिलेगा तो कौन सा नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का हो गया। कौन सी नेचर का हो गया? रेवेन्यू। तो आपके ए, बी और डी ये तीन ऑप्शन रेवेन्यू नेचर के थे और सी वाला ऑप्शन कैपिटल नेचर का था। क्वेश्चन में पूछा भी है आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है? तो आंसर क्या बन गया? सी, लाइफ मेंबरशिप फी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का भी ऑप्शन क्या सही है वो आपने देख लिया। क्यों वो सही हुआ उसका रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि जो पर्सन पूरे जीवन का सदस्यता शुल्क एक बार दे दे तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो उसको पैसा बार बार फिर उससे नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, तो कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी ख़त्म होता है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ से लिया गया है पहले इसके बारे में देखते हैं, फिर उसके आंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है नेचर ऑफ एडवांस टैक्स पेड इज। तो ये क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स से लिया गया है। कहाँ से? इनकम टैक्स से। और आपसे पूछ रहा है कि जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है उसका नेचर क्या है, मतलब कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन में है क्या वो एसेट होता है, क्या लायबिलिटी है, क्या प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले एक एक ऑप्शन का मतलब समझते हैं और एडवांस टैक्स का थोड़ा सा नेचर के भी बारे में जान लेते हैं। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है या अर्निंग कर रहा है या इनकम कर रहा है ना, जो पर्सन पैसा कमा रहा है उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है उसको वो मेज़र करके समय से पहले ही पे कर दे। क्या वर्ड यूज किया गया? समय से पहले ही पे कर दे। तो अब आप ज़रा सोच के बताइए, जितना भी अर्निंग आपकी हो रही है उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो अगर आप पे नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप समय से पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो उसको हम प्रीपेड का नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्योंकि प्रीपेड का मतलब यही होता है जिसका पेमेंट समय से पहले ही कर दिया जाए वो प्रीपेड, और जिसका पेमेंट समय बीत जाने के बाद किया जाए वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो यहाँ पर एडवांस टैक्स का मतलब है कि समय से पहले पेमेंट कर देना, तो क्या बन रहा है? प्रीपेड। तो
फिर हमारे इन चारों ऑप्शन में से अगर हम चेक करें तो सी वाले ऑप्शन में देखिए प्रीपेड वर्ड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एडवांस टैक्स का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? प्रीपेड एक्सपेंस का है। तो ये हमारा 25 का आंसर हो गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि जो डिडक्शन 80C में मिलता है वो डिडक्शन किसको मिलता है कि नहीं? तो आप लोग 80C का डिडक्शन कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। इन केस नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेपरेट सेक्शन 80D के ही ऊपर बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं देखें तो पहले देख लीजिए। अभी हम बात करते हैं इसका। तो अंडर सेक्शन 80D का डिडक्शन मिलता किसको है? तो 80D का मतलब कौन सा डिडक्शन? तो डी से होता है डॉक्टर, डी से होता है डॉक्टर, और डॉक्टर क्या देता है? मेडिसिन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 80D में जो डिडक्शन मिलता है वो दवा से रिलेटेड मिलता है। किससे रिलेटेड मिलता है? दवा से रिलेटेड, मीन्स डी से डॉक्टर, डी से दवा, और डी से आपका ये सेक्शन। तो दवा का मिलता है। तो दवा का मतलब कोई भी पर्सन अगर अपनी बीमारी का इलाज कराता है तो उसका डिडक्शन मांगता है गवर्नमेंट से। वो बोलता है भैया देखिए इतना पैसा मैंने कमाया ज़रूर था, बट मैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या फिर मैं बीमार हो गया था, उसका ट्रीटमेंट कराने में इतना पैसा खर्च कर दिए, तो फिर मुझे इसकी छूट दी जाए। तो उस केस में उसको डिडक्शन मिल जाता है 80D में। किसको? पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, पर्सन को डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे ही अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF मीन्स हिंदू अविभाजित परिवार है, तो हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य का अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया तो वह हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता होगा, कर्ता का मतलब जो मुखिया होगा, वो जब गवर्नमेंट को टैक्स देने लगेगा तो वो भी डिडक्शन की मांग करेगा कि हमने अपने मेंबर्स की, मीन्स फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट कराया था मेडिकल से रिलेटेड, तो मुझे भी डिडक्शन दे दिया जाए। अब कितना अमाउंट का डिडक्शन की मांग करता है तो वो आप 80D वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कितना डिडक्शन की मांग कर सकता है। अभी यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहे हैं 80D के बारे में जितना इस क्वेश्चन के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, बाकी आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखें तो डी वाला देख लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता होगा वो डिमांड करता है कि भाई मुझे भी डिडक्शन दीजिए, मैंने भी अपने फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट करा रखा हुआ है, तो उसे भी 80D में डिडक्शन मिल जाता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ए भी आंसर सही हो रहा है और बी भी आंसर सही हो रहा है। आपको जो ओमार मिलता है उसमें एक ही टिक करना होता है, ए, बी, सी या डी, चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है, तो दो ऑप्शन तो करेंगे नहीं। अगर आप दो ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसे केस में आगे आपको और देखना पड़ेगा, जैसे फर्म को कभी भी दवाई से रिलेटेड डिडक्शन नहीं मिलता। आप सोचिए फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करता है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन का कौन सा दवा करेंगे, कौन सा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा, तो उसे फिर अलाउ नहीं होता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा? डी, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों, मतलब ए का सेंस पर्सन और बी का सेंस HUF, मीन्स दोनों को डिडक्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा आंसर होगा? डी। तो इस तरीके से हम दो क्वेश्चन अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड सॉल्व करके देख लिए, 25 एंड 26। इन केस जो भी स्टूडेंट डिडक्शन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे 80D का हो,
चाहे 80C का हो, चाहे 80E का हो, चाहे 80G का हो, सभी सेक्शन पे सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाए गए हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि डिडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% आता है डिडक्शन से रिलेटेड। क्लियर हो गया। लिमिट भी पूछ सकता है कि 80D में कितने रुपए तक की डिडक्शन की लिमिट है, कितने रुपए तक की लिमिट है कि नहीं, वो भी ऑप्शन में दे सकता है। फिर उसमें भी कई टाइप से बना के पूछता है। अगर उसका सीनियर सिटीजन पर्सन है, मीन डिपेंडेंट फैमिली में सीनियर सिटीजन पर्सन है, तो उसका कितना है मैक्सिमम, तो वो आपको बताना पड़ेगा। उस पर्सन का या उसके जो डिपेंडेंट उसके बच्चे हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया तो मैक्सिमम कितना ले सकता है, रूटीन चेकअप कराया तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन 80D से बनते हैं, तो वो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके ऊपर का भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका डिडक्शन से ही रिलेटेड है और 28 भी डिडक्शन से ही रिलेटेड है ना। तो 27 में देखिए क्या बोला है, अंडर सेक्शन 80E, अंडर सेक्शन 80E में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन ने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले लिया है, तो उस लोन पे वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका डिडक्शन उसको 80E में तो मिलेगा, बट कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट कितना होगा 80E में डिडक्शन पाने का। अगर कोई भी पर्सन हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है, तो जो इंटरेस्ट उसने पे किया वो डिडक्शन 80E में तो मांगेगा, बट कितने रुपए तक का डिडक्शन 80E में ले सकता है, क्वेश्चन ये बना है। ऑप्शन पहला है 20,000, बी है 30,000, सी है 50,000 और लास्ट है पूरी राशि, पूरी राशि। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 80E में ये बताया गया है कि हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो उस पर वो जितना भी इंटरेस्ट पे करता है वो पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए डिमांड करेगा, मीन्स क्लेम करेगा सेक्शन 80E में, पूरा का पूरा डिडक्शन पाएगा। मतलब चाहे 20 लाख पे कर दे, चाहे 2 लाख कर दे, चाहे 2,000 कर दे, चाहे 1 रुपया पे करे, इंटरेस्ट के रूप में जितना भी पे करेगा वो पूरा अमाउंट डिडक्टेबल होगा उसका सेक्शन 80E में। बट वो इंटरेस्ट ऑन लोन किससे रिलेटेड होना चाहिए, हायर एजुकेशन से। मतलब वो जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो लोन हायर एजुकेशन के लिए अगर लिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्टेबल होगा 80E में, फुल अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, CBA, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर बना वो क्या बन गया, डी। आंसर क्या निकला, डी। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन इज। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा अगर मेडिकल इंश्योरेंस पे किया जाता है, किससे रिलेटेड, एक सीनियर सिटीजन पर्सन से रिलेटेड। हिंदी में वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी, कितना मिलेगा। तो आप लोगों को बताया गया है 80D वाले पॉइंट में समझाए थे कि आप कितना डिडक्शन ले सकते हैं। तो उसमें बताया गया था नॉर्मल पर्सन के केस में 25,000 रुपया है, और अगर उसका जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स 50 सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं
तो 50,000 से कम मीन्स 25,000 उनको भी मिलेगा, और अगर वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उस केस में उनको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। मतलब किसी सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पर मैक्सिमम कितना डिडक्शन मांगा जा सकता है, तो आंसर होगा 50,000। तो आपका ए, बी एंड डी ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो आंसर क्या बन गया, सी। मैक्सिमम डिडक्शन कितना, 50,000। बट ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर सीनियर सिटीजन लगाया है तब 50 आंसर बनेगा। अगर सीनियर सिटीजन हटा दिया, जैसे मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ पर्सन, सिर्फ क्या वर्ड यूज कर दे, अ पर्सन, तो उस केस में आंसर आपका कौन सा बन जाता, बी बन जाता। क्योंकि नॉर्मल पर्सन के केस में 25,000 रुपये का मेडिकल डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं, बट सीनियर सिटीजन के केस में वो लिमिट बढ़ के कितनी हो जाती है, 50,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो 80E में मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना डिडक्शन, तो नो लिमिट, पूरा अमाउंट डिडक्टेबल होगा, और यहाँ सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 और नॉर्मल के केस में 25,000 का डिडक्शन मिलेगा 80D में। 80E के भी ऊपर कंप्लीट वीडियो बना है, 80D के भी ऊपर कंप्लीट वीडियो बना है, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले आप उसके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, जिससे जब हम क्वेश्चन आपको ये कराएंगे तो आप भी आंसर देने में कैपेबल होंगे। अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी 60 समरी, पूरा फाइनल कंक्लूजन बता दिया गया है। और उसको देख करके अगर आप इन सब क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि कुछ तो है ही नहीं, क्यों आखिर हम लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। MCQ की प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्वेश्चन बदल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने MCQ 50 ये वाला क्वेश्चन सीनियर सिटीजन का केस का प्रैक्टिस करके गए, एग्जाम में सीनियर सिटीजन हटा के पर्सन पूछ दिया, तो आप 50,000 वाला ही टिक मार के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करके गए हैं ना, पढ़ के तो डिटेल में गए नहीं हैं। पर्सन लग गया, आपने पर्सन को समझे ही नहीं, नॉर्मली 50,000 वाली प्रैक्टिस के हिसाब से आपने 50,000 टिक भी कर दिया, जबकि आंसर क्या था, 25 पर्सन के केस में, है कि नहीं। तो इसलिए आप हर एक वीडियो का पहले जो भी टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो बने हुए हैं उसको कंप्लीट आप देख करके उसका नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार फिर से, फिर MCQ लगाइए। देखिए कितना आसान है। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आप अपने सब्जेक्ट में नहीं परेशान होंगे, ये मेरी गारंटी है। बट जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से आप पढ़ें, ऐसा नहीं कि अपने मन से। पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसका कंप्लीट आप डिस्क्रिप्टिव वे में MCQ वे में नहीं, डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा उसको टॉपिक वाइज ख़त्म करिए, फिर उसका MCQ सॉल्व करिए। देखिए कितना आसान लगता है। तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हमारी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। सिलेक्शन आपका 100% होगा अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो, है ना। नौकरी आपसे दूर नहीं है, बस आप नौकरी से दूर हैं। तो कोशिश करिए आप वहाँ करीब जाने का, नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। तो नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो बेशक पूछिए, आगे और भी क्वेश्चन कराते हैं, पहले इतना नोट करिए। अब हमारा क्वेश्चन है 29 में क्या पूछा गया है। अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ज़रा आप सोच के बताइए क्या ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आप पहले बताइए कि क्या ऑप्शन टिक करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आप अपने आप को मेज़र भी कर पाएंगे इससे कि आप अपने आप को कहाँ पर स्टैंड पाते हैं। तो क्वेश्चन है, राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। राम ने पे किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ, अपने हेल्थ पे कितना रुपया, 25,000 इन कैश। डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अंडर सेक्शन 80D। इसका मतलब ये हुआ कि राम अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 25,000 रुपया रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो क्या आंसर होगा,
25,000, 5,000, 50,000 या कुछ भी नहीं। तो सोच के बताइए क्या आंसर आपके हिसाब से है। फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर अपना बताइए कि क्या आंसर आपके हिसाब से है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का जो आंसर है वो कितना है, 25,000। क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन 80D में अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है किसी पर्सन का और वो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकता है। और क्वेश्चन में यही पूछा भी है कि राम ने अपने हेल्थ का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 पे किया है, तो बताइए 80D में उसे कितना डिडक्शन मिलेगा। तो आंसर 25,000। यही करके आप लोग एग्जाम में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो क्वेश्चन एकदम सही सही अटेम्प्ट किया, बट घर पे आने के बाद जब आपकी आंसर की आती है तो पता चला गलत। जब सरकारी आंसर की आती है तो आप मिलाते हैं तो आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप चक्कर में पड़ गए हैं ऐसा कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो है क्वेश्चन देखिए एकदम आसान, बस एक वर्ड आकर के इस क्वेश्चन को घुमा दिया और वो वर्ड है कौन, तो वो वर्ड है कैश, इन कैश, है ना। इन कैश 100% भैया 25,000 रुपये का ही डिडक्शन मिलता है 80D में अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। तो एक पर्सन के केस में, सीनियर सिटीजन्स के केस में 50,000 मिलता है और रूटीन चेकअप पे 5,000 मिलता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चेक में। अगर कैश में पेमेंट किया गया तो आप 80D में डिडक्शन की मांग करेंगे, फिर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 80D की शर्त यही है कि भैया पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। पेमेंट कैसे होना चाहिए, चेक से होना चाहिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होना चाहिए, कैश नहीं। तो यहां पर देखिए राम ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 पे किया, बिल्कुल 80D में एलिजिबल डिडक्शन है, बट उन्होंने गलती क्या कर दिया था कि उन्होंने वो पेमेंट कैश में कर दिया। इसलिए जब वो 80D में डिडक्शन मांगे तो उन्हें डिडक्शन अलाउ ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं। राम को डिडक्शन 80D में 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि राम ने जो पेमेंट किया वो कैश में कर दिया। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, क्या, कैश। तो आंसर ये नहीं, आंसर ये है डी, है ना। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचिए बहुत टफ आते हैं। सिंपल सिंपल बस क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट फंसाते हैं जहां से आप गलती करके आते हैं। आपका मारा हुआ टेक 100% आपको सही लगता है, बट छोटा सा वर्ड क्वेश्चन में छिपा होता है जो आंसर को बदल के रखता है। तो पहले केयरफुली क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन के सेंस को समझें, समझ करके तब टिक मारें। आसान क्वेश्चन देख के जल्दबाजी में टिक करके आगे ना भागिएगा, नहीं तो आंसर आपका हमेशा गलत ही मिलेगा। जब आंसर की से मिलाएंगे तब, मतलब समय बीत जाने के बाद आपको अपने गलती का पछतावा होगा, बताइए इतना आसान क्वेश्चन हम गलत कर दिए। तो ऐसी गलती मत करिए। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था कि राम ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 पे किया कैश में और वो 80D में कितना डिडक्शन पाएगा। सब लोग 25,000 का आंसर मार के बैठ जाएंगे, बट ये कैश वर्ड खतरनाक था जो कि कुछ भी नहीं करा दिया, क्योंकि ये कहा गया है 80D में कि 80D के अंतर्गत अगर कोई पर्सन डिडक्शन मांग करता है तो वह तभी डिडक्शन पाएगा जब पेमेंट कैश में न किया हो। क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 29 कंप्लीट होता है, जिसका आंसर क्या मिला, डी। अब क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल। अब देखिए इसमें भी वही गलती, फ्लो की तरह। क्वेश्चन फ्लो में पढ़ेंगे आंसर गलत आएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल।
धारा 80C के कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। तो इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है? नहीं। भैया आपसे पूछ रहा है कि 80C का छूट किसको नहीं उपलब्ध है, किसको उपलब्ध है ये नहीं पूछा है, किसको नहीं उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, 80C का डिडक्शन पर्सन को मिलता है, सही बात है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलता है, दोनों को मिलता है। सिर्फ किसको नहीं मिलता है? कंपनी को नहीं मिलता है, मिलता है। इसको भी मिलता है। तो फिर किसको नहीं उपलब्ध है? बोलिए क्या करेंगे? आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? जल्दी से सोच के बताइए। पर्सन को 80C का डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। क्या कंपनी को भी मिलता है? सोचिए, क्या कंपनी को भी मिलेगा? जल्दी सोच के बताइए। क्या आंसर आया आपके हिसाब से? अलाब्दीज, दो ही बचे हैं। इसको मिलता है, इसको मिलता है, और क्वेश्चन कहाँ से है? नहीं मिलता है। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों को तो मिलता ही है। ऑप्शन आपका फंसा केवल यहाँ पे है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पर्सन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो आपको पता है, बट कंपनी को मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो ऑप्शन कैसे टिक करेंगे? क्योंकि मिलता होगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, नहीं मिलता होगा तो कंपनी हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर कंपनी को भी डिडक्शन 80C का मिलता है तो ये भी सही हो जाएगा। तो फिर किसको टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज? कभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगा के पूछा है। अगर आप कहेंगे कि कंपनी को भी डिडक्शन 80C का मिलता है तो इसका मतलब आपके हिसाब से पर्सन को भी मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलता है, कंपनी को भी मिलता है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज मतलब सबको मिलता है। जबकि क्वेश्चन तो पूछा है किसको नहीं मिलता है, नहीं लगाया है, नहीं। तो फिर ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर पूछा होता कि डिडक्शन 80C किसको मिलता है तब एक बार ये चांस बनता, लेकिन इसने पूछ लिया किसको नहीं मिलता है। तो इनको तो मिलता है, इनको तो मिलता है, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। और ऑल ऑफ दीज में ये दोनों इंक्लूड हैं तो ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा? सी। क्लियर हो गया? सेक्शन 80C का डिडक्शन एक पर्सन को मिलता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता है, कंपनी फर्म लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, कंपनी को नहीं मिलता है तो आंसर क्या हो गया आपका? कंपनी को नहीं मिलता है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बना? सी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 29 और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देख लिए हैं। सभी के ऊपर वीडियो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबके ऊपर वीडियो बना है। चाहे TC की बात करें, चाहे TD की बात करें, चाहे TE की बात करें, चाहे TG की बात करें, सबका सेपरेट वीडियो बना है। आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सभी वीडियो का, जा कर के ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम ऑप्शन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, विच इनकम डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड। इसका मतलब हुआ कि किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जाती है। मतलब वो कौन सी इनकम है जिस पर डिडक्शन 80G का नहीं मिलता है। ठीक है,
वो कौन सी इनकम है जिस पे 80G की डिडक्शन नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स वेतन से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दीर्घकालीन पूंजी लाभ, और नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, जब 80G का डिडक्शन देने लगते हैं ना, तो 80G में जब हम क्वालिफाइंग लिमिट निकालते हैं, कौन सी लिमिट? क्वालिफाइंग लिमिट। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप हर एक सेक्शन पे जो सेपरेट वीडियो बना है उसको ज़रूर देखें। जैसे अब आपको क्वालिफाइंग लिमिट नहीं पता होगा क्या होता है, तो ये कहाँ पता चलेगा? जब 80G का कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो। फिलहाल अभी के लिए हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको क्वालिफाइंग लिमिट क्वालिफाइंग लिमिट पता है तो सो गुड, नहीं पता है तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लें, ठीक है। तो क्वालिफाइंग लिमिट निकालते समय ग्रास टोटल इनकम का क्वालिफाइंग लिमिट निकाला जाता है। कितना % निकाला जाता है वो आपको जी का जब वीडियो देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। अभी इतना जानिएगा कि क्वालिफाइंग लिमिट ग्रास टोटल इनकम का निकाला जाता है, और जब ग्रास टोटल इनकम निकालने लगते हैं तो पांचों हेड से जो इनकम होता है उसको आप जोड़ने के साथ 2 हेड नहीं कंसीडर करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन 11A की जो होती है उसको छोड़ा जाता है, बाकी को कंसीडर करते हैं। तो ये 2 इनकम ग्रास टोटल इनकम निकालते समय नहीं लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 80G का डिडक्शन निकालते समय ये 2 इनकम नहीं लिया जाता है, यही 2 इनकम नहीं लिया जाता है। और क्वेश्चन पूछ भी यही रहा है कि कौन सी आय पर 80G की कटौती नहीं दी जाती। अगर ये दोनों नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को पे 80G की छूट नहीं मिलती है। तो ऑप्शन में यही दोनों अगर दिखें तो वही आपका आंसर बन जाएगा, और अगर ये नहीं दिखता है तो फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या ऑप्शन दिख रहा है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए सी में दिख रहा है। तो इसका मतलब 31 का आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी। क्या बन जाएगा? सी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 32। किससे रिलेटेड? 80U से रिलेटेड। क्या बोला है? मिस्टर अमन इज कंप्लीटली ब्लाइंड। मिस्टर अमन कंप्लीटली ब्लाइंड है, मतलब वो पूरी तरीके से अंधा है, कुछ भी नहीं देख सकता। ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। आपसे पूछा है कि डिडक्शन उसको कितने रुपए तक का मिलेगा 80U में। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कोई भी पर्सन अगर डिसेबल है, क्या है? डिसेबल है मीन्स विकलांग है, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि उसकी विकलांगता कितनी % है। 2 कैटेगरी थी, एक था 80% विलो मतलब 80% से कम हो, और दूसरा है 80% या 80% से ज़्यादा हो। तो 80% या 80% से एबव अगर डिसेबिलिटी है तो उस केस में डिडक्शन का अमाउंट अलग है, और 80% से कम की डिसेबिलिटी पे अमाउंट अलग है। 80% से कम डिसेबल है तो डिडक्शन 75,000 का मिलेगा, और 80% या 80% से अधिक है तो डिडक्शन 1,25,000 का मिलेगा 80U में। क्लियर? 80% से कम है तो 75,000, और 80% या 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अमन पूरी तरीके से अंधा है। अगर पूरी तरीके से अंधा है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो उसको मिला होगा वो 100% डिसेबिलिटी का मिला होगा। कितने % का? 100% डिसेबिलिटी का। अगर 100% का डिसेबिलिटी मिला तो वो 80% अबव हुआ कि नहीं हुआ? 80% अबव हो गया। तो इसका मतलब आप उसको डिडक्शन फिर कितना मिलना चाहिए? तो 1,25,000। तो इस तरीके से अमन 80U में जो डिडक्शन के लिए मांग करेगा, जो अमन को डिडक्शन 80U में मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1,25,000।
अब इस पर कई तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कंप्लीटली की जगह पे हटा करके मिस्टर अमन इज 50% ब्लाइंड, 40% ब्लाइंड ऐसे भी लगा करके पूछ सकता है। एग्जैक्ट 80% भी लगा के पूछ सकता है। जब डायरेक्ट कंप्लीटली हटा करके 80% लगा दे तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 120 की तरफ जाएगा या 75 की तरफ आएगा। तो ध्यान रखेंगे 125 तब मिलेगा जब 80% या 80% से ज़्यादा डिसेबल हो। अगर 80% लिखा है तो मीन्स 80% है, तो वो कैटेगरी 125 बनेगा। 75 तब बनेगा जब 80% से कम हो। 80% से कम होने पे 75,000 है, 80% या 80% से ज़्यादा होने पे 125 हो जाता है। तो उस केस में भी आंसर आपका बी ही बनेगा। बट 79% लगा देगा तो फिर आंसर ए बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये डिडक्शन मिस्टर अमन को मिल जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।